खबर तफसील से। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की आज ममलकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात हुई। इस मीटिंग में दफा 370, दफा 35A और लद्दाख को अलग से रियासत का दर्जा देने की मांग की गई। लोगों ने लद्दाख को अलग से रियासत का दर्जा देने की मांग की है। उनका कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाता है तो लद्दाख को भी दिया जाए। जी हाँ, हमारा फिक्स एजेंडा रहा है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का। एक जो है 5 अगस्त से पहले वाला पोजीशन रिस्टोर करने की, यानी 370 और 35A को रिस्टोर करने की। और हमने ये भी बताया कि हम हमेशा डिवीजन के खिलाफ रहा है, हम हमेशा यूनाइटेड स्टेट के हक में रहा है। तो यूटी को हम नहीं मानते हैं, ना पहले माना है ना अब माना है। तो अगर फिर ले वालों का 6 शेड्यूल की बात जो कर रहा है, तो 6 और दूसरा यूटी विथ लेजिस्लेचर, तो हम उसके हक में नहीं है, हम उसके हक में नहीं है। हमने ये कहा है कि फिर अगर उस तरह का आपका विचार कोई सोच है तो फिर आप फुल से, अब वो कह रहे हैं मतलब हम विचार करेंगे, अभी बातचीत और सिलसिला जारी रखेगा ये कहा। फिर हमने वहाँ पे डेवलपमेंट की बात कही, क्योंकि जीरो चल रहा है 2 साल से जो है, तो वो कह रहा है वो कोरोना की वजह से हुआ है तो आगे चलेगा, यही बात कर डेवलपमेंट की बात। जी, हमारी पुरानी यही मांग थी फुल फ्लेज स्टेटहुड लद्दाख के लिए। वो मांग लेकर हम आए थे, उन्होंने बुलाया और आकर हमने ये अपनी डिमांड रखी लद्दाख के लिए, एक फुल फ्लेज स्टेट के लिए। जी, ये बात रखी। लोगों ने क्या कहा? कह रहे हैं कि सोचेंगे, गुफ्तगू कर लेंगे विस्तार से, दूसरी निशस्त में बातें होंगी। अभी बातें होना शुरू है, ये तो पहली मुलाकात है, इसमें अपनी बातें रखी है, तो नेक्स्ट बातें होगी। अभी जारी है, हमारे जो गुफ्तगू सिलसिला जारी है। हाँ, विजिट का भी वादा किया है, हमारे डेलीगेशन से मुलाकात का भी वादा किया है, और इस चीज़ पर जो हमारी डिमांड है उस पर भी विस्तार से गुफ्तगू करने का भी वादा किया है, हमें एश्योर दिया है। करगिल और लद्दाख 2 नहीं है, करगिल और लेह 2 डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख पूरे रीजन का नाम है। लद्दाख ये करगिल से आए हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस करगिल का है, लेह का नहीं है, ये करगिल का है, पूरे लद्दाख के लिए आए हैं। लेह में एक एपेक्स बॉडी है, उनका भी अलग से एजेंडा था। वो कह रहे थे कि 6 शेड्यूल करके, अब वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे स्टेटहुड की तरह। हमारे तो पहले से मांग स्टेटहुड ही है। जी, हमने अपने जो जितने भी मुश्किलात थे, आज जो यूटी बनने के बाद जो मुश्किलात थे, आज हमारे जो डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, हमारे जितने भी करगिल के जितने भी मुश्किलात थे उनके बारे में, पूरे लद्दाख की जो मुश्किलात थे उनके बारे में, और जो दफ़ा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद हमारे जवानों को हमारे लैंड सिक्योरिटी, हमारे जॉब सिक्योरिटी जो है वो नहीं थी, इस बारे में हमने बात किया कि हमारा अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो क्या है, इस पे बात किया कि हमने कहा कि हमारे अल्टीमेट जो हमारी जो सोल्यूशन है वो ये है कि हमको स्टेटहुड दिया जाए। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ 35 है वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, 35A वो हमारे लिए प्रोटेक्शन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्टेटहुड दिया जाए, जैसे कि आप JNK को दिया जा रहा है, उनको वादा किया जा रहा है, तो हमें भी दिया जाए ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारे लोगों की नुमाइंदगी हो। मंत्री जी ने कहा कि आप मुतमईन हो जाए कि आपकी जितने भी डिमांड्स हैं, आपकी जितने भी मुश्किलात हैं, उन पर हम गौर करेंगे, आपसे और मुलाकात होंगी, आपसे और बातें होंगी। तो आपने देखा कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो नुमाइंदे थे वो इस मीटिंग के बाद अपने रिएक्शन दे रहे थे, और उनके रिएक्शन से ये नजर आ रहा था कि ममलकती वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं एक मुस्बत बातचीत इस मीटिंग में हुई है। मज़ीद तफसीलात हम हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से। खुर्रम, जिस तरीके से हमने नुमाइंदों का बयानात सुने, ऐसा लग रहा है कि मीटिंग खुशाइंद रही। देखिए, अगर देखा जाए तो मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई है और खुशाइंद भी कही जा सकती है जी। लेकिन जिस तरह की बातें मीटिंग में हुई हैं, जिस तरह से 370 की बहाली की बात हुई है और 35A की बहाली की बात हुई है जी। वो सरकार के लिए सोचने वाली बात होगी, और ख़ास तौर से लद्दाख को जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, और देखा जाए तो करगिल के लोग ये मांग कर रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुकम्मल रियासत बनाया जाए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर की जो पुरानी रियासत थी उसका वो बंटवारा नहीं चाहते। ये तमाम बातें हैं जो बड़ी फैसला कुन है। और हालांकि किशन रेड्डी जी के साथ जो मुलाकात हुई उसके बारे में ज़रूर ये कहा कि बहुत अच्छी बात हुई है, तब हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस रखे हैं, ख़ासतौर से अगर रोज़गार की बात हो या ज़मीनों की बात हो, यहाँ पर आबादी अगर वहाँ पर दूसरी आबादी आकर बस जाती है तो डेमोग्राफिक चेंज होने की बात हो, ये तमाम बातें हैं, रोज़गार मिले,
तो तमाम चीज़ें वो तमाम बातें रखी हैं, तमाम जो तशवीश थी उसको रखी है, वो तमाम नुकसानात बताए हैं। जिस तरीके से 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद उस इलाके के लोगों को जिस तरह की दिक्कतें हुई हैं, या नौकरियों में जिस तरह की दिक्कतें हुई हैं, रोज़गार में जिस तरह की दिक्कतें हुई हैं, उन तमाम बातों को ज़रूर वज़ीर ममलकत के सामने रखा। और उन्होंने और ये बात ज़रूर कही है कि एक कमेटी बना दी गई है जिसमें लेह और करगिल के लोग शामिल होंगे, और एक बेहतर जो है कहना चाहिए कि लद्दाख के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का जो है फैसला हो सकेगा। तो अभी देखा जाए तो ये पहली मुलाकात थी और इससे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं करगिल के लोगों ने। जो करगिल का डेमोक्रेटिक अलायंस है उसने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हैं, लेकिन कई बातें हैं जिनको लेकर के जिस तरीके से आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडर ने कहा कि हम डिवीजन की मुखालिफत करते हैं, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के लिए भी अलग रियासत का दर्जा चाहिए। तो इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, दरअसल रिज़र्व कहना चाहिए कि एक रिज़र्व के तौर पर लद्दाख के लोग हैं वो मुकम्मल रियासत चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी नुमाइंदगी किसी और तरीके से हो, वो पूरे तौर से अपने फैसले खुद से ना कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये जो बात उन्होंने कही है कि वो रियासत का बंटवारा नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ रहें, ये एक बड़ी बात है। हालांकि लेह की तरफ से ये बात सामने आ रही थी, लेह के लोग मिलने आएंगे, दूसरे लोग मिलने आएंगे, दूसरी सिविल सोसाइटी के लोग मिलने आएंगे, वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज जमीयतुल उलमा या करगिल कहना चाहिए ख़ास करगिल के लोग हैं वो जो मिलने आए थे, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की जो पुरानी रियासत थी वो उसके साथ ज़रूर रहना चाहते हैं। लेकिन अगर वो मामला सब जुडिस है, आपको मालूम है जिस तरीके से गुपकार अलायंस ने एक तरीके से साफ तौर पर जिस तरह से मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा था कि वो बिल्कुल इस बात पर अड़े नहीं है कि पहले 370 बहाल किया जाए, ये ज़रूरी है, 35A को बहाल किया जाए ये ज़रूरी है, बल्कि वो इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी तौर पर लड़ेंगे। और ये मामला क्योंकि सब जुडिस है इसलिए लद्दाख के लोगों ने एक अलग ही अपने कहना चाहिए एक रिज़र्व के तौर पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर वो चीज़ वहाँ से फैसला नहीं होता तो हमें उसी तरीके से जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर को पूरी मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की बात की जा रही है, उसी तरीके से लद्दाख को भी मुकम्मल रियासत का दर्जा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरों ने होम मिनिस्ट्री में मुलाकात की किशन रेड्डी से, और मुलाकात काफ़ी मुस्बत देखने को मिली। खुर्रम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी वाहतुक सेना के सदर और महाराष्ट्र में बीजेपी के मुस्लिम लीडर हाजी अराफात शेख के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को उस पर पथराव किया, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक खत लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत कुर्ला पुलिस में की गई है। खत में लिखा है कि ये आखिरी इंतबाह है कि बीजेपी छोड़ दें और लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। उन्होंने धमकी दी है कि अगली बार पत्थर नहीं कुछ और होगा। हाजी अराफात शेख अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हें मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए सीधे बात करेंगे खुद जिन पर हमला हुआ है हाजी अराफात शेख जी से। हाजी अराफात, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है, वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। ये जो पूरा मामला पेश आया है, बताइएगा किस वक्त ये पेश आया और क्या लगता है कि इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है? आपका शक किस पर जा रहा है? जी हेलो जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रही थी, जो ये आपके साथ हादसा पेश आया है इसकी तफसील बताइएगा, कब हुआ ये, कैसे हुआ और क्या आपको इसमें क्या कुछ लगता है? पिछले देखिए कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ ही रहे थे और कोई सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक द्वारा कि बीजेपी छोड़ दे, इस तरीके की भाषा यूज की जा रही थी। और कुछ दिन पहले अत्था रोड जेल से कोई फोन कर रहा था कि मुझे मिलना है, बात करनी है, इस तरीके से बात। और कल जो हादसा हुआ, मैं परसों के दिन ही मैं हॉस्पिटल से एडमिट था काफी दिनों से, परसों के दिन ही मैं डिस्चार्ज होकर घर आया और कल रात के अंदर इस तरीके से, और उसमें चिट्ठी दी गई कि बीजेपी छोड़ दे, कौम को गुमराह करना छोड़ दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी कौम के खिलाफ, मेरे भारतीय विद्यार्थी संगठन से मैं जब स्टूडेंट विंग से जब मैं काम कर रहा हूँ, तब से मैंने कौम के सारे बड़े मुद्दे उठाए। हज कमेटी का मुद्दा होने दो, औरंगाबाद के अंदर इज्तिमा का जब प्रोग्राम हुआ था इज्तिमा का, तो उसके अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जी को बोल के पूरे टोल फ्री कराने होने दो, उर्दू टीचर का मुद्दा होने दो, ऐसे कई कौम के मुद्दे के ऊपर मैंने आंदोलन की। मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन का लीडर हूँ। मैंने शुरुआत 1300 मेंबर से की थी। आज महाराष्ट्र के अंदर 7.5 लाख मेंबर है, जो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, टेम्पो वाले, ट्रक वाले, इनका मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। मैंने कई आंदोलन किए, कई जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ।
पर मैंने मेरी कौम को कभी भी धोखा नहीं दिया। ऐसे कोई भी काम मेरे पूरे 20-25 साल के करियर के अंदर कि कौम मेरे साथ में कोई ऐसा बोले, या कोई के उलमा होने तो हमारे कौम के, या हमारे कौम के कोई बड़े बुजुर्ग होने तो, या कोई भी पार्टी का लीडर ये नहीं बोल सकते हाजी अराफात शेख ने कौम को धोखा दिया या कौम के साथ में कोई गलत काम किया। जिस तरीके से धमकी आ रही है बार बार कि बीजेपी छोड़ दे, तुम कौम को, जिस तरीके से बताया कि आपको काफी वक्त से धमकी दी जा रही है, तो इस मामले में आपने शिकायत कब दर्ज कराई? इस पथराव के बाद या फिर आपने पहले से भी पुलिस को अप्रोच किया? पहले ही मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को जाके मुलाकात किया था। जिस तरीके से जब एक फेसबुक के ऊपर जुबैर खान नाम के एक बंदे रमजान के अंदर खुलेआम धमकियां दे रहे थे कि बीजेपी के दलाल हो तुम, बीजेपी छोड़ दो, मुसलमानों को गुमराह मत करो, इस तरीके की उस वक्त भी उन्होंने बात की थी। फिर उसके बाद कोई जेल से मुझे फोन आता है, तभी मैंने कुर्ला पुलिस स्टेशन के अंदर मालूमात दी। अभी कल मैं हॉस्पिटल से, परसों के दिन मैं और मेरी अम्मी जान हमारी कोविड के अंदर हम बीमार थे, कल ही परसों के दिन डिस्चार्ज हुए और कल हम घर आए। घर आने के बाद ये हादसा हुआ। ताबड़ तो मैंने कुर्ला पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म की, हमारे कंट्रोल पे, मुंबई पुलिस कंट्रोल पे बताया। पुलिस की मदद बिल्कुल पूरी तरीके से पुलिस की मदद मिली। मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस, जो कोई भी किसी ने भी ये हरकतें की है और जो कर रहा है और क्या करना चाहता है, उसकी क्या मंशा है, वो क्या चाहता है, उसके ऊपर बिल्कुल जल्द से जल्द पता चलेगा कि ये सारी चीजें क्या मामला है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आपको सिक्योरिटी फराहम करे ताकि इस तरीके की चीजों से बचा जा सके, क्योंकि खुशगवार माहौल बनाने के लिए इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। हाजी अराफात साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक और मार पड़ी है। आज घरेलू गैस की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। पिछले 6 महीनों में 140 रुपए बढ़ाए जा चुकी है कीमत। एलपीजी की आसमान छूती कीमत से आम आदमी परेशान है। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की नई कीमत आज से लागू हो रही है। अब 850 रुपए एक सिलेंडर के लिए अदा करने होंगे। तो कोरोना के दौर में लगातार आवाम परेशान रही है और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो इजाफा दर्ज किया ही जा रहा था और अब एक बार फिर गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंकित से। अंकित, जुलाई की पहली तारीख और आम आदमी पर 25 रुपए का बोझ बढ़ा दिया गया है गैस सिलेंडर की कीमत में। जी, अगर मैं कुछ भी अगर कहूँ उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने जो दर्शकों कई साल पहले एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था पीपली लाइव, और जिसमें गाना था कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाते। तो इसी प्रकार का जो माहौल है जो बना हुआ है राजकोट सहित समेत गुजरात में यही माहौल है। अनाज की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है, दाम में बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम है जो हर दिन बढ़ रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो राजकोट में 98 रुपए का पेट्रोल है वो मिल रहा है। डीजल की जो बात की जाए तो डीजल भी इसी 98 रुपीस के आसपास इर्द गिर्द भी ही घूम रहा है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो अमूल है जो राजकोट में बिकता, राजकोट सहित समग्र गुजरात में बिकता है, मगर इंडिया में भी अमूल की जो ब्रांड है, जो उनकी जो अलग अलग वेराइटीज़ है, मिल्क की वेराइटीज़ है, वो भी बेची जाती है। मिल्क की भी अलग अलग वेराइटी है, चाहे वो गोल्ड हो, आलमंड हो या ताज़ा हो, वो भी बिक रहा है। तो जिस तरह से परसों अमूल ने ये तय किया, उसने ऐलान किया कि अभी वो प्रति लीटर है जो 2 रुपए की बढ़ोतरी करेंगे। रात के 12 बजे से ये जो नया भाव है वो लागू हो चुका है और उसी के चलते हुए जो राजकोट की जो अलग अलग जो अंकित, ये बताइएगा गुजरात में कितनी कीमत पे बिक रहा है घरेलू सिलेंडर और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कितना डिफरेंस है गुजरात में? उसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। उसी के बीच बात की जाए तो यहाँ पे जो जो दूध उत्पादक है उनको 2 रुपए या 1 रुपए का मुआवजा मिलेगा, वो बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ अपने पैसे भरने की बात है। जी, सीधे रुक करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से जो भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, मई और जून की बात करें तो गैस की कीमत में कोई इजाफा नहीं दर्ज किया गया था, कीमत बराबर थी, लेकिन अब जुलाई में सीधा 25 रुपए का इजाफा किया है। कितना बोझ आम आदमी बर्दाश्त करे?
यहाँ पर साहिबा हमारे साथ जो है कुछ समाज तंजीमों के लोग मौजूद हैं, दूसरे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है की कीमत बढ़कर 109 रुपये तक हो गई, और यहाँ पर अगर हम गैस की बात करते हैं जहाँ पर 820 रुपये थी और 25 रुपये की जो इजाफा हुआ है, तो ये 850 रुपये के करीब सीधा सीधा पहुँच जाता है। और फिर जो लोग घर होम डिलीवरी करते हैं ये बात पहुँच जाती है 900 रुपये के करीब। आप जानना चाहिए जब साहब ये महंगाई किस तरह से देखते हैं? देखिए, महंगाई को मैं इस तरह से देखता हूँ कि अभी ये 2 साल से जो हिंदुस्तान के अंदर विपदा चल रही है तो उसका भी कुछ असर है। और मैं असल में एक शेर के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और बहुत से जनहित और पब्लिक के कार्य करने के लिए सरकार को ये सब कदम उठाने पड़ते हैं, और जब बुखार चढ़ता है तो कड़वी गोली खानी पड़ती है। आप मानते हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है वो जायज़ है? सरकार जो कदम उठा रही है जायज़ है, इस चीज़ से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी करी हैं उसके लिए एक है ज़रूरी है जो उन्होंने कदम ले लिए हैं। लेकिन महंगाई जो भारत की एक समस्या बनी हुई है ये एक मुख्य कारण है और ये आम जनता की मुख्य परेशानी है। जो रेट हैं वो दर बढ़ते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो गरीबी रेखा में आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मुख्य परेशानी है रेटों का बढ़ना, खाद्य पदार्थों से लेके निजी वस्तु तक आए दिन हुकूमतों को फैसले लेने पड़ते हैं यकीनी तौर पर, लेकिन सवाल है कि हुकूमत वेलफेयर स्टेट में अगर इस तरह से कदम उठाएगी तो आम लोगों की रोटी कैसे चलेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले ही कोरोना वबा ने जो है आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, ऊपर से ये दोहरी मार जो है महंगाई की झेल रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है और सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो परेशान हाल हैं। आज सिलेंडर जो 300 रुपये का आता था वो 900 रुपये का आ रहा है और घर पहुँचते पहुँचते 1100 रुपये का पड़ रहा है। तो ऐसे में आदमी खाएगा क्या, पकाएगा क्या, क्या ज़िंदगी गुजारेगा? तो हुकूमत को ये कह रही है कुछ ज़रूरी कदम उठाने ज़रूरी पड़ते हैं क्योंकि आवाम की फलाह के लिए कदम उठाया जाता है। देखिए, ये तो अपनी नाकामियों को छुपाने वाली बात है। जैसे भाई ने कहा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी वो पेट्रोल 65 हो जाता था तो ये साइकिलों पे निकल जाते थे, चूड़ियाँ ले लेके आ जाते थे। और आज ये एक शेर सुना रहा है कुछ तो मजबूरी रही होंगी, वो फासले यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो ये जो है ना, ये पचा नहीं पा रहा है इस बात को, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि सरकार की जो महंगाई है ये आम जनता के लिए कितनी भारी पड़ रही है, कितनी मुसीबत उठाना पड़ रही है जनता को। जनता को जो है मुश्किलें कितनी उठानी पड़ रही हैं, मजबूरियाँ कब तक चलेंगी? देखिए, जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो ये जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो थोड़ा सा असर उनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन गरीबों के लिए जितनी योजनाएं और जितनी चीजें हैं सरकार उनके लिए ही तो ये सारे काम कर रही है और उनको ज्यादा से ज्यादा जो मेहताब आलम, अगर इनमें से कोई, जिस तरीके से हमने देखा कि कॉमर्शियल की जो सिलेंडर की कीमत है उसमें काफी इजाफा किया गया है, 74, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 70 से 74 के बीच में इजाफा किया गया है। तो तिजारत के हवाले से लोगों का क्या रिएक्शन है? बात करते हैं तो तिजारत तो तब होगी साहिबा जब लोगों की जेब में पैसे होंगे, जब लोगों की जरूरियात जिंदगी ही पूरी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कोरोना ने जब उनकी कमर को पहले ही तोड़ दिया है तो ऐसे में आप कहाँ तो उम्मीद कर सकते हैं कि उनके दूसरे अखराजात पूरे होंगे? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जावेद भाई कह रहे हैं कि ये सब जो योजनाएं निकाली हैं तो सरकार ने सिर्फ 5 किलो गल्ला दिया है। फैमिली में 9 मेंबर हैं, 5 किलो गल्ला, उसमें भी बाजरा, जो मतलब बहुत कम लोग खाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था वो भी आम जनता तक नहीं पहुंचा है, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जो हैं फेल हुए हैं और हर जगह फेल हुए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है। आज पेट्रोल 108 रुपये लीटर हो गया है। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति और परिवार अपना कैसे चला रहा है ये सरकार उसको देखने नहीं चाह रही, समझ नहीं चाह रही। यहाँ पे एक बात ये भी है कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो है, अंकित, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी, जल्दी से बताइएगा कि गुजरात में सिलेंडर की कीमत में कितना इजाफा किया गया है, क्या डिफरेंस है वहां की कीमत में? कम से कम गरीबों के। अंकित, मेरा सवाल अंकित से है। जी अंकित, गुजरात में सिलेंडर की कीमत में कितना फर्क है? क्योंकि दिल्ली में 834 है तो गुजरात में कितना फर्क है? क्योंकि शहर के हिसाब से भी और स्टेट के हिसाब से भी फर्क है सिलेंडर की कीमत में। चलिए, तो अंकित से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम को मजीद फाल बनाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में आज से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले मरहले में 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज दूसरे मरहले में भी 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन की किल्लत और लोगों की भीड़ कई सवाल कायम कर रही है। बंगाल चुनाव के बाद हुए तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, मरकज और मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है और एसआईटी की जांच कराने की बात कही है ताकि इंसाफ के पैमाने को बराबर रखा जा सके। बंगाल चुनाव के बाद हुए तशद्दुद की एसआईटी जांच की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई राज्य में हिंसा के मामले में दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को और साथ ही साथ केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस पूरी याचिका में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल हिंसा में कहीं ना कहीं कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा इस पूरे हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। देखना बेहद अहम होगा कि इन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।